Okay, so question number 3. It says two resistances, 1 ohm and 2 ohm, are connected in series. Okay, 1 ohm and 2 ohm are connected in series and then in parallel. ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि जो 1 ओम एंड 2 ओम का रजिस्टर है इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है और फिर इसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. ओके, परफेक्ट. अब ये पूछ क्या रहे हैं ये देखते हैं. द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज राइट. तो यानी आपसे ये क्या पूछ रहे हैं कि जो 1 ओम एंड 2 ओम है इन्हें पहली बार आप सीरीज में कनेक्ट करें और फिर आप इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें. जो सीरीज का रिजल्ट आता है और जो पैरेलल का रिजल्ट आता है उन दोनों का आपको रेशियो बताना है. ओके, परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. देखिए गिवन है जी आपका फर्स्ट रजिस्टर कितने ओम का है, तो लेट्स से R1 दे हैव गिवन ऑफ 1 ओम एंड R2 कितने का गिवन है जी, ये है आपका 2 ओम का. राइट, परफेक्ट. आइए देखिए अभी वही हम दोबारा से नोट कर लेते हैं. जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं हम R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे दो ही रजिस्टर्स है इसलिए मैं R1 प्लस R2 लिख रहा हूँ. और जब ये पैरेलल में होते हैं राइट, तो वहाँ पे हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं पैरेलल के लिए, तो हम कर देते हैं R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2. राइट, ये किसके लिए है, सीरीज के लिए है. मैं वापस से इसे बना देता हूँ यहाँ पे. दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकेंड वन दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. राइट, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. परफेक्ट. अब इसी के अकॉर्डिंगली मुझे आप बताएं कि यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट होगा किसके लिए, सीरीज के लिए. मैंने लिख दिया RS, R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज. सो आप बताएंगे जी सिंपली आप ऐड कर दो. दिस इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2 एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2. सो वी आर गेटिंग in series combination the equivalent resistance is, in series combination the equivalent resistance is going to be 3 ohm. right, let me put this your equation number 1. अब आते हैं इनको पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए मैं लिख देता हूँ RP equivalent resistance in parallel combination. I'm writing RP, so it is going to be R1 into R2. so R1 into R2 over R1 plus R2. अब देखिएगा आप R1 कितना है जी आपका, इट इज 1 ओम. R2 कितना है जी 2 ओम. सो 1 प्लस 2. राइट, वेरी गुड. इट इज गोइंग टू बी 2 ओवर 3 ओम. लेट मी पुट दिस योर इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए इन्होंने क्या पूछ रखा है कि रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल. इसका मतलब सीरीज को इन्होंने ऊपर रखा हुआ है और पैरेलल को इन्होंने नीचे रखा हुआ है. ये आपसे पूछ रहे हैं कि RS ओवर RP बताइए क्या होगा. राइट, परफेक्ट. तो RS देखिए कितना मिला है जी आपको, 3 ओम मिला हुआ है और RP यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो कितना मिला है जी 2 ओवर 3. आप 3 को ऊपर भेज दीजिए. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलरेडी 3 वी हैव एंड दिस 3 विल गो अप, सो इट इज गोइंग टू बी 3 3 is 9 ओवर 2. सो RS ओवर RP यानी आपको क्या मिल रहा है, RS रेशियो RP यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है दिस इज गोइंग टू बी 9:2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. सो लेट्स चेक इन द ऑप्शंस. ऑप्शन ए नो, 2:9 नो, 9:2 yes. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. ओके, परफेक्ट. सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 4. Let's see what it says. So it says like a lamp is connected to a battery. The current in the lamp is 0.32 ampere. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. आगे क्या इन्होंने बोल रखा है, the charge of an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. जनरली ये देता नहीं है डेटा, दे रखा है तो दैट्स वेरी गुड. Now what they are asking is how many electrons flow through the lamp in 1 minute. So they are asking number of electrons that is going to flow
थ्रू दिस लैम्प इन 1 मिनट। ओके, सो इसके लिए मैं आपको पहले नोट कराता हूँ, 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द फर्स्ट वन, लेट मी राइट ओवर हियर, द फर्स्ट वन इज Q is equal to NE, right, and Q is equal to IT। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, राइट। परफेक्ट, आइए देखते हैं, पहले डेटा नोट करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल देता हूं। सो इन्होंने दे रखा है amount of current, how much amount of current is flowing? So 0.32 ampere of current is flowing. So let me write over here, I is how much? 0.32 ampere, right? And charge of an electron, उसको हम सिंबल E से यूज करते हैं, तो it is how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Perfect। आपसे पूछा जा रहा है how many electrons flow through the lamp? So number of electrons they are asking. So number of electrons I'm writing by n, right? And timing how much they have given? They have given 1 minute. अच्छा, यहाँ पे सारा चीज ना आपको ऐसा यूनिट में लिखना होता है, तो आप इस 1 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, 60 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि जो टाइम का ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट। जैसे मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। इसी तरीके से टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, ना कि मिनट। परफेक्ट, आइए देखिए। सो यहां से इन डेटा से आपके पास टाइम है और आपके पास ये करंट है, राइट। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है, यानी आप Q निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन से। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, राइट। तो ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, Q इज इक्वल टू IT। आइए देखिए, Q is equal to IT. What is this Q? Q is charge. What is I? I is current. And what is this T? T is the time for which the current has flown. Okay? Perfect. So इस सारे इंफॉर्मेशन से आप देखेंगे हमें क्या मिल जाएगा? Q मिल जाएगा। So let me write here, Q is equal to I. I is how much? 0.32. And T is how much? It is 60 seconds. So this is going to be coulomb, right? This much coulomb of charge it has flown in 1 minute through the lamp. अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं सेकंड वाला इक्वेशन। सेकंड वाला कौन सा है जी? Q is equal to N E। अब मुझे बताइए Q क्या है? तो अगेन दिस इज चार्ज। What is this N? This N is nothing but number of electrons. Number of electrons. And what is this E? E is charge of an electron. Charge of an electron. और charge of an electron होता कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19. Right? Perfect. तो इसी क्वेश्चन का यूज करने वाले हैं हम। आइए देखिए, Q is equal to N E. Q is equal to N E। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए N। तो N is equal to, कैन आई राइट Q over E? Yes। अब देखिए Q है कितना जी आपका? It is 0.32 into 60 divided by, and what is the value of E we have? E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19, right? वेरी गुड। ये भी कुलम में है, ये भी कुलम है, तो आपको यूनिट लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब देखिए डेसिमल्स को हटाइए, इसको हटा दिया हमने तो यहाँ पे क्या लिख दिया 10, राइट। और इसको हटा दिया तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया 100, राइट। वेरी गुड। नाउ अब यहाँ से देखिएगा तो इस जीरो को इससे काट दिया, इस जीरो को इससे काट दिया, रिमेनिंग डेटा को नोट डाउन कर लीजिए। सो इट इज 32 into 6 over 16 into 10 raised to the power minus 19. 10 raised to the power how much? Minus 19. अब देखिए 16 से इसे काट दीजिए, this is going to be 2, this is going to be 6 into इस 10 raised to the power 19 को ऊपर भेज दीजिए। जैसे ही ना जब भी पावर निगेटिव होता है और आप इसे ऊपर भेजते हैं, न्यूमरेटर में भेजते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है।
So here it is going to be how much? 6 2 12 into 10 raised to the power 90. अब इसे जरा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप एक डिजिट लेंगे, इसके बाद डेसिमल लगा देंगे, राइट? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो 1.2 into 10 raised to the power, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे डेसिमल था नहीं, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, तो यहाँ पे पावर क्या करना पड़ेगा? एक पावर का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी 10 raised to the power 20, राइट? एंड दैट इज द फाइनल आंसर. सो इन we got 1.2 into 10 raised to the power 20 electrons. These many electrons will flow in 1 minute through the lamp. Now let's check in the options. 1.2 into 10 raised to the power 90, no. 1.2 into 10 raised to the power 20, yes. Option D is the correct choice. Okay, perfect. तो फिर से मैं बोलूंगा कि ये दो इक्वेशन आपको आना चाहिए. कौन सा? Q is equal to NE and Q is equal to IT. Okay, perfect. So that's the end of question number 4. Let's move to the next question. Okay, so question number 5. It says, which device maintains a potential difference across a conductor? Okay, perfect. अब देखिए वन बाय वन इन सारे डिवाइसेस को समझते हैं. So सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा एमीटर. आइए इस बी को लेते हैं पहले. एमीटर ये कैसा होता है, सिंबल क्या होता है, ये सारा चीज देखेंगे हम, और करता क्या है. सो लेट मी राइट ओवर हियर, लेट मी यूटिलाइज दिस स्पेस. एमीटर, ओके, परफेक्ट. पहले इनका सिंबल देखेंगे हम, सिंबल कैसे होता है इसका. तो देखिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल के दोनों तरफ ऐसे वायर निकाल देते हैं, राइट? और इसके बीच में हम लोग कर देते हैं ए. एक तरफ इसका जो जिधर से करंट आपका कनेक्टेड है, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया और इसको हमने नेगेटिव कर दिया. दिस इज योर एमीटर, दिस इज द सिंबल फॉर योर एमीटर. ये करता क्या है? तो इट मेजर्स करंट, that how much current is flowing through any branch. You will be able to decide by using ammeter. So it measures current. It measures current. एक और इसकी खास बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि एमीटर जो होता है ना, किसी भी ब्रांच में सीरीज में लगाया जाता है या पैरेलल में लगाया जाता है, कैसे कनेक्टेड होता है ये, राइट? तो इट इज कनेक्टेड, it is connected in series, in series combination, you can say in series combination with the branch in which the current is to be measured, or of which branch of which the current is to be measured. ठीक है जी, परफेक्ट. इसका मतलब ये जो डिवाइस है कहीं से भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन करता है. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जिस ब्रांच में आपको ये पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप इस डिवाइस को ले जाके उसमें सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए उस ब्रांच के साथ, आपको बता देगा कि उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है. ओके, वेरी गुड. आइए, बहुत बढ़िया. अब देखते हैं हम वोल्ट मीटर के बारे में, समझते हैं कि ये क्या करता है. तो इनका सिंबल देखते हैं हम. तो लेट मी राइट ओवर हियर वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर, ठीक है. सिंबल देखते हैं इनका. सो सिंबल जो है, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं जैसे एमीटर आपने बनाया था, उसी तरीके से यहाँ से भी एक वायर निकाल देते हैं हम, और यहाँ से भी एक वायर निकाल देते हैं. और क्योंकि ये वोल्टमीटर है तो यहाँ बीच में सर्कल के अंदर हम लिख देते हैं V, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक को पॉजिटिव कर देते हैं, एक को निगेटिव कर देते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर
अ वोल्टमीटर। अब ये करता क्या है? इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? मेंटेन नहीं करता है, फिर ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, across the ends of a conductor। ओके, फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मेंटेन नहीं। मेंटेन का मतलब हो गया कि किसी लेट से किसी ब्रांच में, राइट, उसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट ये हमेशा रहे, ये वोल्टमीटर नहीं डिसाइड करता है। ये वोल्टमीटर तो आपको लेट से अभी 10 वोल्ट है, मेजर करके आपको बता देगा। नेक्स्ट मोमेंट में ये हो गया 12 वोल्ट, आपको भी मेजर करके बता देगा। अगले मोमेंट में लेट से हो गया 5 वोल्ट, वो भी आपको मेजर करके बताएगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मेजर करता है, ये मेंटेन नहीं करता है, राइट। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच डिवाइस मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, राइट। सो voltmeter, its job is to measure the potential difference across the ends of a conductor and not to maintain the potential difference। I hope I made this point clear। ठीक है, एक और important point इससे आप नोट करें कि जो आपका वोल्टमीटर होता है, जैसे आपने एमीटर को देखा कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो वोल्टमीटर होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द ब्रांच ऑफ विच द पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप लिखेंगे इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राइट। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन ए के पास, सेल और बैटरी दोनों का सिंबल देखते हैं। आइए मैं ई से स्पेस का यूटिलाइज करता हूं। यहाँ पे पहले मैं सेल बनाता हूं, नोट कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर सेल। ठीक है, अब सेल में क्या होगा कि एक हमने पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, एक हमने निगेटिव टर्मिनल बना दिया, दैट्स ऑल। एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसे आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा साइज में, और निगेटिव टर्मिनल थोड़ा सा छोटा रखिएगा। और यहाँ से एक आपने वायर निकाल दिया, यहाँ से एक आपने वायर निकाल दिया। जो बड़ा वाला आप देख पा रहे हैं लाइनिंग, ये इसका होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है इसका निगेटिव टर्मिनल, राइट। वेरी गुड, ये है आपका सेल। और ये सेल क्या करता है, लेट से इसकी ये आपकी जो सेल है, लेट से ये 5 वोल्ट का है, राइट। तो ये जिस भी कंडक्टर के साथ कनेक्टेड होगा तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर ये 5 वोल्ट मेंटेन करेगा, ये अपनी इंटरनल एनर्जी देगा और ये क्या करेगा, ये 5 वोल्ट मेंटेन करेगा। और दूसरा आप ले लीजिए बैटरी हम नोट करते हैं। आइए देखिए, मैं बैटरी चलिए यहीं पे बनाता हूँ बैटरी। अब इसमें क्या होगा कि अब कई सारे सेल ले लीजिए, एक नहीं कई सारे सेल, और एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके। आपने एक सेल लिया, फिर आपने एक दूसरा सेल लिया, फिर आपने एक तीसरा सेल ले लिया। इस तरीके से आप मल्टीपल सेल्स ले लीजिए, आप n नंबर ऑफ सेल्स ले सकते हैं और इन सबको आप ऐसे कनेक्ट कर दें, करेक्ट। ऐसे आपने इन्हें क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे ये एक सेल था पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी एक सेल था पॉजिटिव नेगेटिव अनदर सेल, और इन सबको आपने क्या कर दिया, एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो व्हेन मोर देन वन सेल आर कनेक्टेड टुगेदर दैट मेक्स अ बैटरी। और लेट से ये पूरा कंबाइन करके ये 12 वोल्ट की एक बैटरी बना दिया, राइट। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी क्या करेगा कि जिस भी वायर के साथ कनेक्टेड होगा, जिस भी ब्रांच के साथ कनेक्ट होगा ये, तो उसके एंड्स में ये 12 वोल्ट मेंटेन करेगा, राइट। और ये तब तक मेंटेन करेगा जब तक ये बैटरी ड्रेन आउट ना हो जाए, राइट। इसका मतलब अब आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सी डिवाइस है जो अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। यस, यू आर राइट, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। परफेक्ट, वेल डन। So that's the end of question number 5. Let's move to the next.
Okay, perfect. So now we are at question number 06. It says, which of the following circuit symbols correctly shows a wire joint? Okay, which of the following circuit symbols correctly shows a wire joint? आइए देखते हैं, समझते हैं इसे। एक एक सिंबल को पहले हम समझेंगे। So let me take up symbol number A. आइए, यहाँ पे इन्होंने एक बना रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, एक वायर इन्होंने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, राइट, वेरी गुड। और यहाँ पे इन्होंने हल्का सा गैप छोड़ रखा है, तो ये हम कर देते हैं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे गैप है हल्का और यहाँ पे भी गैप है, राइट, वेल डन। अब यहाँ पे इन्होंने एक डॉट लगा रखा है, करेक्ट। ये जो डॉट है, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लोज्ड स्विच। ये जो है आपका, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। तो आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं कि स्विच और भी क्या क्लोज्ड है तो ओपन कैसा होता है, और भी क्या सिंबल्स हो सकते हैं। लेट मी राइट हियर फर्स्ट स्विच। ओके, हम पहले जो जैसे हमने यहाँ पे सिंबल बनाया क्लोज स्विच का, आइए पहले मैं ओपन का बनाता हूँ, ओपन स्विच। तो इसके लिए हम दो सिंबल यूज करेंगे। एक तो कि यहाँ पे हमने एक लाइन बना दिया और यहाँ पे हल्का सा एक गैप दे दिया, करेक्ट। अब देखिए, यहाँ से हमने इसे ऐसे राइज किया और इसके साथ एक डॉट लगा दिया, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दिया, और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे इसे ओपन छोड़ दिया, इसे क्लोज नहीं किया, इसे हमने बिल्कुल क्लोज नहीं किया, गैप रहने दिया। इस ये जो सिंबल आप देख पा रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंबल फॉर ओपन स्विच, ठीक है। या फिर एक और सिंबल बनाया जाता है इसके लिए, वो भी हम देखते हैं। आपने क्या किया कि एक डॉट बना दिया यहाँ पे, ऐसे एक सर्कल बना दिया, यहाँ से एक लाइनिंग खींच लिया आपने और यहाँ से एक लाइनिंग खींच लिया, ये वायर कनेक्शन दिखा रहा है आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इसे वैसे आप चाहे तो गैप छोड़ दीजिए, ब्रैकेट टाइप को बना दीजिएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे ना आपको डॉट और कुछ भी नहीं लगाना है, विदाउट डॉट। देखिए इस सिंबल में क्या है, डॉट है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपको डॉट नहीं लगाना है, राइट। तो ये जो सिंबल दिखा रहा है आपका कैसा है, ये दोनों के दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, परफेक्ट, स्विच के बारे में हो गया आपका। अब देखते हैं हम जरा सा कि आपका वायर ज्वाइंट कैसा होता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वायर ज्वाइंट, ठीक है, आइए वो देखते हैं। तो वायर ज्वाइंट आपका जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपने ले लिया, लेट मी राइट हियर, वायर ज्वाइंट। तो हमने एक वायर लिया कुछ ऐसे, ठीक है, ये वायर एक ऐसे जा रहा है और इसके साथ साथ हमने क्या किया कि एक वायर ले लिया ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ पे हमने ज्वाइंटेड कर दिया। देखिए कुछ ऐसे, ये इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, इन्हें ज्वाइंटेड कर दिया। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये एक दूसरा एक अलग वायर है, ये एक ऐसे जो जा रहा था ये अलग वायर है, इसको हम बोलते हैं वायर ज्वाइंट। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन। अब जाएंगे जब ग्रेड 12 की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आप, तो वहां पे एक किरचॉफ्स लॉ आएगा, राइट, और वहां पे आपको मिलेगा एक KCL, एक मिलेगा आपको KVL। KCL छोड़ दीजिए, अभी आप जब 12th में जाएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पे आपको किरचॉफ्स लॉ में ये जंक्शन रूल आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है, वेरी गुड। और इसी को हम बोलते हैं वायर ज्वाइंट। वैसे तो आपको आंसर मिल चुका है, बट आइए अभी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए इन्हें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये आपका ओपन और क्लोज तो क्लियर हो गया है, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, परफेक्ट, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं आपसे कि लेट से एक ऐसा वायर आप लेके आइए जो एक दूसरे से कनेक्टेड तो ना हो, बट ओवरलैप करके जाता हो, राइट। तो यानी उसको
जस्ट पास करके जा रहा हो, कनेक्टेड ना हो, एक दूसरे को टच तो कर रहा हो, राइट, बट एक दूसरे से जो करंट है वो करंट किसी एक वायर से दूसरे वायर में फ्लो ना करता हो, राइट। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, एक हमने क्या किया कि एक वायर ऐसे ले लिया, राइट, और इसके बाद में क्या किया हमने कि एक वायर हम ऐसे ला रहे हैं ये, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का एक सिंबल बना दिया। तो ये दिखा रहा है कि करंट इसमें भी फ्लो हो रही है और करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, राइट, बट दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब लेट्स से इसमें I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। ये I1 अपने रास्ते से जाएगी, I2 अपने रास्ते से जाएगा, ये दोनों में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो वायर्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप करके जा रहे हैं, राइट। परफेक्ट। आइए देखिए और भी कुछ सिंबल्स देखते हैं हम। एक आपका आता है बहुत ही फेमस सिंबल, हम बोलते हैं उसको रियोस्टैट, या आप बोल लीजिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। तो लेट्स से कि आपके पास ये एक वायर है, एक रजिस्टर है, यूं मान लीजिए आप, ठीक है। इसका भी दो सिंबल यूज करते हैं हम, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो लेट्स से ये वायर का रेजिस्टेंस आपको चेंज करते रहना है, कभी आपको 5 ओम चाहिए, कभी आपको 7 ओम चाहिए, कभी आपको 9 ओम चाहिए, 12 ओम चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको चाहिए, राइट। तो इसके लिए सिंबल जो यूज करते हैं हम ऐसे एक लगा देते हैं एरो, और ये रिप्रेजेंट करता है आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके, परफेक्ट। इसके साथ साथ एक और सिंबल होता है इसका जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कैसे। लेट्स से हमने ये सेम वायर को यहाँ पे लगा दिया और ये रेजिस्टेंस ऐसे बंद दिखा दिया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक चौकी लेके आते हैं, ठीक है, और ये हम यहाँ पे इसे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली हम इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, राइट। तो आप इसे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली कहीं भी पिक एंड प्लेस कर सकते हैं। अब इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, और अलग अलग पॉइंट पे आप रखेंगे ना तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बदलते जाएगा, करेक्ट, फाइन। तो इस तरीके से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इस डिवाइस को हम बोलते हैं रियोस्टैट, राइट। तो इस तरीके से हम अपने जो गिवन कंडक्टर है, गिवन रजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। So yeah, now so we are good to tick the answer. So which option is the correct one? तो आप बताएंगे जी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी is the right choice. Okay, perfect, well done. So this is the end of your question number 06. Let's move to the so question number 07. Let's see what it is asking. It says like which of the following circuit diagram is correct. चार आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखिए कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट। आइए देखते हैं। पहला चीज यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, एक स्विच लगा हुआ है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एमीटर, लेट मी राइट इट वंस अगेन, जो एमीटर होता है आपका, राइट, इसको हम, ये जो एमीटर है आपका, राइट, इसको हम हमेशा जो ब्रांच जिसके साथ कनेक्ट करना होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा आपके साथ ये ब्रांच के साथ में जो कंडक्टर है, सर्क्यूट है, उसके साथ में हमेशा ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये इसका लेट्स से पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इट विल बी कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जो आपका वोल्ट मीटर है, हमने बना दिया यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, परफेक्ट। सो ये जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट के साथ में, ये ब्रांच के साथ में कैसे कनेक्टेड होता है, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, ओके, परफेक्ट। ये दो चीजें तो क्लियर हो गई आपकी। तीसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि लेट से जब आपके पास एक बैटरी है,
यहाँ पे आपको बैटरी बना दिया है। सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेंज इट। यप, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, राइट। ये एक बैटरी है आपके पास, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वेरी गुड। सो जब भी आप करंट विड्रॉ करेंगे, जो करंट फ्लो करेगा, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा ऐसे। और ऐसे मान लीजिए एक सर्किट कनेक्टेड है आपका इस तरीके से कुछ, राइट, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करंट बाहर निकलेगा ऐसे, और निगेटिव टर्मिनल पे ऐसे वापस आके एंड हो जाएगा इस तरीके से। ये इसका साइकिल होता है। तो ये यदि ऑर्डर आपको मिल रहा है तभी आप बोलेंगे कि जो डायग्राम है वो करेक्ट है। ओके, परफेक्ट। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए देखिए, पहले हम ऑप्शन ए को एनालाइज करते हैं। ये आपका एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स फाइन। करंट यहाँ से निकल रहा है, ये बैटरी वाला पार्ट तो क्लियर है इसमें। अब आते हैं यहाँ पे एमीटर के पास। तो एमीटर का देखिए, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फाइन। सो एमीटर भी क्लियर है क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये भी क्लियर है। ये बल्ब लगा दिया इन्होंने, दैट्स फाइन। अब आते हैं वोल्ट मीटर के पास। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे देखिए क्या प्रॉब्लम है जी, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, वोल्ट मीटर ऑल्सो दे हैव कनेक्टेड इन सीरीज, बट अभी हमने रूल के अकॉर्डिंगली क्या देखा कि वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे इन्होंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। देखिए ये जो है ना, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, बट होना किस में चाहिए, होना चाहिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो गया आपका, राइट। देखिए बैटरी बिल्कुल सही है, करंट का डायरेक्शन बिल्कुल सही है, एमीटर बिल्कुल सही तरीके से प्लेस किया गया, नो डाउट। बट जब वोल्ट मीटर की बात आई यहाँ पे, हम जब एनालाइज कर रहे हैं, तो वोल्ट मीटर हमने देखा कि इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट यहाँ वोल्ट मीटर को भी इसने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, विच इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए को हमने हटा दिया। अब चलते हैं ऑप्शन बी को एनालाइज करते हैं। आइए देखिए, बैटरी से ही स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। करंट कहाँ से विड्रॉ किया जा रहा है, पॉजिटिव से। डायरेक्शन बिल्कुल सही है, देख लीजिए करंट का डायरेक्शन ये जो दे रखा है इन्होंने, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ये करंट का डायरेक्शन आपको मिला है, सो दिस इज करेक्ट। अब आते हैं हम एमीटर के पास। एमीटर ये कनेक्टेड है सीरीज में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं वोल्ट मीटर के पास। तो ये किसका, जो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी करेक्ट है। सो यस, ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। बैटरी ओके, एमीटर ओके, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड ये जो ऑर्डर है ना इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, देखिए जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो एमीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, इसी तरीके से वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, राइट। तो ये भी, ये सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस। बट यू नो लेट्स आल्सो एनालाइज कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी क्यों करेक्ट चॉइस नहीं है, क्या इसमें फॉल्ट है, राइट। लेट्स एनालाइज दैट। मीनवाइल आई एम गोइंग टू मार्क दैट ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। आते हैं ऑप्शन सी के पास। देखिए यहाँ पे जो बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट बिल्कुल पॉजिटिव टर्मिनल से विड्रॉ किया गया है, तो दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली इट इज ओके। सो बैटरी पॉइंट पार्ट से देखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एमीटर को भी पैरेलल में कनेक्ट किया है, और वोल्ट मीटर तो पैरेलल में है, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में है, एब्सोल्युटली दैट्स फाइन। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, एमीटर के साथ। एमीटर विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड नॉट इन पैरेलल। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे आप देखिए ये किसने कनेक्ट करके दे रखा है, यहाँ पे इसने पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, किसको, एमीटर को, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट चॉइस। आते हैं, देखते हैं ऑप्शन डी को एनालाइज करते हैं। फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैटरी से। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को विड्रॉ किया गया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बैटरी पार्ट से बिल्कुल सही है। आते हैं वोल्ट मीटर के यहाँ पे अगला। तो वोल्ट मीटर, इट्स ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, बट किस में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। देख लीजिए ये जो वोल्ट मीटर है, इट हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल दिया गया है, विच इज नॉट करेक्ट। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में डाला गया है,
जबकि वोल्टमीटर होना किस में चाहिए, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। एमीटर को देखिए इसने और क्या किया है, एमीटर को इसने कनेक्ट कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट, यानी जस्ट इसने उल्टा कर दिया है। तो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट चॉइस, राइट, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने एनालाइज कर लिया कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. So it says the voltage V and current I graphs for a conductor at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure. अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, the relation between T1 and T2 is what? ठीक है, आइए इसे एनालाइज करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ को मैं दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी आवर voltage axis and this is going to be our current axis। ठीक है, आप इसे x y भी समझ सकते हैं। यह हमारा करंट एक्सिस है, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस है। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे आपको दो टेम्परेचर के लिए दे रखे हैं लाइनिंग्स। एक आपको दे रखा है इन्होंने, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। दिस इज गोइंग टू बी योर T2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर T1। कुछ इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, राइट, परफेक्ट। T1 एंड दिस इज योर T2। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें समझना होगा अपने को। पहले तो आप चले जाइए ओम्स लॉ के पास और वहां से देखिए कि वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या मिलता है आपको। यदि वोल्टेज और करंट आपको दे रखा है तो पहले इनका स्लोप देखिए कि क्या मिलता है आपको। तो ओम्स लॉ क्या होता था, ओम्स लॉ होता था आपका V इज इक्वल टू IR। यदि मैं ओम्स लॉ की बात करूं, राइट, सो हम लिखते थे क्या, V इज इक्वल टू IR, राइट। यदि हाँ यहाँ से आपको R चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी V ओवर I, राइट, परफेक्ट। सो समझते हैं इस ग्राफ में, यदि मैं आपसे पूछूं एक कॉमन पॉइंट ले लीजिए और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए आप, कुछ इस तरीके से। यहां से एक पॉइंट लीजिए और इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए आप, राइट, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों लाइंस को कट कर रहा है ना, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को कर लीजिए A, इस पॉइंट को कर लीजिए आप B, ओके, और इन्हें आप ज्वाइन करा दीजिए वोल्टेज वाले एक्सिस के साथ। वोल्टेज वाले एक्सिस के साथ जब मैं ज्वाइन कराता हूं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको और यहाँ से ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को आप रिस्पेक्टिवली कुछ नेम दे दीजिए। लेट से इसको हमने दे दिया आपका क्या, ये T2 है तो V2 कर देता हूँ, या एक काम करते हैं यहाँ V1 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका जो है वोल्टेज नीचे है तो V1 कर दिया हमने और यहाँ पे वोल्टेज V2 कर दिया, ठीक है जी, परफेक्ट। और ये दोनों के लिए जो करंट है वो सेम है, देख लीजिए करंट आपका सेम है। ये करंट एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है, राइट। तो वोल्टेज एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट पे वोल्टेज इसका V1 है, बट यही सेम करंट के लिए जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज V1 है और यहाँ पे वोल्टेज V2 है, राइट, परफेक्ट। तो एक चीज मुझे बताइए आप, यदि मैं ये T1 के लिए यदि इसका मैं स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता था मैं बताता हूँ। देखिए पहले तो इसके लिए आप देखिए कि किसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं, पूरा इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे स्लोप बताइए किसके लिए, ये T1 के लिए, स्लोप ऑफ T1, तो क्या मिलेगा आपको, स्लोप फॉर T1। स्लोप होता क्या है, ये होता है राइज ओवर रन, ये तो होता है। अब देखिए यहाँ पे राइज क्या है, तो ये राइज हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कितना, ये 0 है, 0 से लेके V2 तक राइज किया है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस 0 ओवर यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से लेके I करंट तक इसकी इंक्रीमेंट हुई है, तो आप लिखेंगे I माइनस 0, यानी आपको मिल रहा है V2 बाई I, V2 बाई I। और ध्यान दीजिएगा V2 जो है V1 से ग्रेटर है, राइट,
तो V2/I, और देखिए कभी भी आपको ना V/I मिल जाए तो ये होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है। यानी इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं, इस केस में आपसे मैं पूछूं, ये T1 के लिए निकाला जा रहा है, राइट, T1 के लिए, तो ये जो V/I मिल रहा है आपको इस केस में, ये क्या है, ये कुछ और नहीं, ये इसका रेजिस्टेंस है। क्या मैं लिख दूं, रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट लाइन यानी R1, राइट, परफेक्ट। और ध्यान दीजिएगा ये V2/I है, और V2 ये ग्रेटर है V1 से। इसी तरीके से आप स्लोप फॉर T2 निकाल लीजिए, वो भी कर लेते हैं। स्लोप फॉर T2, आइए देखते हैं क्या मिलता है आपको। सो स्लोप फॉर T2, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, राइज ओवर रन होगा, राइज ओवर रन। और यहाँ पे राइज देखिए कितना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतना ही तो हुआ है, यानी 0 से लेके V1 तक गया है, तो आप बोलेंगे जी V1 माइनस 0 ओवर करंट में कितना चेंजिंग हुआ है, रन कितना हुआ है, 0 से I तक रन किया है सेम, सो I माइनस 0, यानी आपको मिल रहा है V1 ओवर I। और ये जो आप देख रहे हैं V1/I, राइट, V/I ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो V1/I है, ये इस केस में रेजिस्टेंस दिखा रहा है किसका, जब टेम्परेचर T2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, T2 जो टेम्परेचर है उसका दिखा रहा है आपका। तो यहाँ पे आप बोलेंगे जी ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस फॉर दिस T2 टेम्परेचर, ओके। और ध्यान दीजिएगा V1 जो है ये लेस है V2 से, I दोनों में सेम है, यानी आपको देखिए क्या मिल गया, रेजिस्टेंस फॉर टेम्परेचर T1 के केस में जो रेजिस्टेंस आपको मिला हुआ है वो मिल गया है V2/I, और T2 के केस में जो आपको रेजिस्टेंस मिला हुआ है वो मिल गया है आपको कितना, V1/I। और क्लियरली आप देख रहे हैं यहाँ पे कि V2 जो है ग्रेटर है किससे, V1 से। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ये डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर है, I तो दोनों में सेम है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, बट न्यूमिनेटर दोनों का क्या है, दोनों में न्यूमिनेटर अलग अलग है। और इस केस में इसे इक्वेशन यदि 1 कर लिया जाए, इसे इक्वेशन 2 कर लिया जाए, तो इक्वेशन 1 का जो न्यूमिनेटर है वो ज़्यादा है कंपेयर टू 2। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगी, ये वैल्यू ग्रेटर होगी, इसका मतलब R1 जो होगा आपका ग्रेटर होगा किससे, R2 से, राइट। इसका मतलब जब आपका टेम्परेचर T1 है, इस केस में रेजिस्टेंस R1 है, इट विल बी ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस R2 इन द केस ऑफ T2। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन सिंपल से समझते हैं। जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, जब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा आपको मिले वहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। यानी हमने देखा था कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आपका होगा उस रजिस्टर के अंदर हीट डिसिपेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जिस केस में T1 और T2 में से जिस केस में भी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, उस केस में हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा। और हीट डिसिपेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उस केस में आपका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा। यानी कोई भी कंडक्टर है आपका, एक कंडक्टर आप ले लीजिए, कंडक्टर के टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। बात समझ में आ रही है, टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, आप इंक्रीज कराते हैं, तो वहां पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इन दोनों केस में किस में ज्यादा है, जिसमें ज्यादा उसमें ज्यादा टेम्परेचर है, एज सिंपल एज दैट। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो है ज्यादा आपको किस में मिल रहा है, रेजिस्टेंस आपको ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है T1 वाले केस में, राइट। T1 वाले केस में रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, तो T1 वाले केस में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। आइए सो ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस, ओके, परफेक्ट। सो दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स मूव। Okay, so question number 09. It says, which material is used almost exclusively for filament of electric lamps, right? तो एक एक्सक्लूसिव मटेरियल आपसे पूछ रहा है, आप बताइए कि जिसको फिलामेंट ऑफ लैंप के लिए यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं, आंसर मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये टंगस्टन, right? Tungsten is the exclusive material which we use for the filament of an electric lamp. इसकी
आइए बाकी ऑप्शंस को हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि इनका कहाँ का यूज किया जाता है। कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है आपका, राइट। तो जो कॉपर है हम इसका यूज अपने नॉर्मल जो वायर्स होते हैं, वायरिंग्स होती है, उसमें हम इसका यूज करते हैं, राइट। आप देखेंगे कि जो मोटर होता है कॉपर की वाइंडिंग होती है उसके अंदर, तो एक नॉर्मल कंडक्टर के तरीके से हम कॉपर का यूज करते हैं, क्योंकि ये, अब देखिए सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, राइट। बट सिल्वर का यूज हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉस्टली है, राइट। तो कॉपर जो है हमारे पास एक चीप एंड बेस्ट ऑप्शन मिलता है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं किसमें, नॉर्मल वायर्स में, तो वायरिंग्स में यूज करते हैं हम, ठीक है। जो मैग्नीन है इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। मैग्नीन ये एक ऐसा एलॉय है, राइट। इसकी जो, जैसे लेट से आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कोई भी एक नॉर्मल आप कंडक्टर ले लीजिए, आप उसकी टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा उसके रेजिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। बट मैग्नीन एक ऐसा एलॉय है जिसका आप टेम्परेचर बढ़ाइए, टेम्परेचर और बढ़ाते जाइए, राइट, तो एक लिमिट तक इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज होता ही नहीं है, यानी बहुत ही नॉमिनल आपको चेंज दिखाई देगा किसमें, इसके रेजिस्टेंस में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका यूज हम लोग, लेट से कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना है, राइट, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीमेंट जो है काफ़ी सेंसिटिव है आपके लिए, तो आप वहाँ पे मैग्नीन का यूज कर सकते हैं। एक और आता है आपका कॉन्स्टेंटर, उसका भी हम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है, राइट, with increment with the temperature, with increment of temperature T, right, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस जो होता है इनका, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, राइट। तो इस वजह से इनका यूज हम एक्सपेरिमेंटल पर्पज से कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे यूजेज हैं, आई एम जस्ट गिविंग वन ऑफ द यूजेज। Now let's talk about nichrome, very important, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नाइक्रोम आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है जो घरों में हम यूज करते हैं, राइट, वहां पे हम नाइक्रोम का जो स्प्रिंग, जो वायर लगा होता है उसके अंदर ना, जो वायर होता है वो नाइक्रोम का ही वायर होता है, राइट। तो ये क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, जब करंट इसके अंदर फ्लो करता है तो ये ग्लो करने लगता है और हीट जनरेट करता है, राइट। इस वजह से हम हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम के वायर का यूज करते हैं। और यदि एक्सक्लूसिव आपसे पूछा जाए कि बताइए फिलामेंट में क्या यूज किया जाता है, तो टंगस्टन, टंगस्टन इज द राइट चॉइस, ओके।